मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इससे जुड़े हुए कंसेप्ट क्या है, और इससे जुड़े हुए सवाल आपकी परीक्षा में कैसे बनते हैं। इकोनॉमिक्स को दो शाखाओं में बांटा जाता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। तो इसमें याद रखने का तरीका क्या है, कैसे याद रखेंगे इन दोनों को। जो माइक्रो होता है ये छोटे रूप की बात की जाती है, आई से इंडिविजुअल होता है, तो आप याद रखिए कि इकोनॉमिक्स की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी बातें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। और ये जो है, ए का मतलब ऑल, मतलब आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरी बृहद स्तर की बात करता है, ये इकोनॉमिक्स के बृहद सबसे बड़े रूप की बात करता है, और माइक्रो छोटे रूप की बात करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या शामिल है, रोजगार से संबंधित जितनी बातें होंगी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब आएगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं रैग्नार फ्रिस्क। रैग्नार फ्रिस्क ये नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, और इनको इकोनॉमिक साइंस का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1933 में, क्योंकि उसी समय इन्होंने पहली बार माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया, रैग्नार फ्रिस्क। तो इनसे जुड़े हुए दो फैक्ट हैं, एक तो इकोनॉमिक साइंस में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले 1933 में माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, इस शब्द का प्रयोग किया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, आधुनिक काल में माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक या पिता किसको कहते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स को कहते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कीन्स का क्या योगदान है, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, महामंदी आई थी 1930 में, तो उन्होंने उसके नतीजों को लेकर उनकी स्टडी की थी, उनका अध्ययन किया, और पता लगाया कि कौन से कारक थे कि इकोनॉमी में मंदी आ गई, इकोनॉमी रुक गई, क्यों चीजें एकदम सस्ती हो गई, क्यों चीजें बिकनी बंद हो गई, और श्रमिक बेरोजगार हो गए, और पूरा एक आर्थिक संकट उस देश में आ गया। और इसी महान योगदान के लिए कीन्स को आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है, पिता माना जाता है कीन्स को। इनकी किताब आई थी 1936 में, और इस किताब में उन्होंने विभिन्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मुद्दे हैं उनको लिखा था। किताब का नाम आपको याद होना चाहिए, द जर्नल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जर्नल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ये अक्सर सुनने को मिलता है, कब आया था, कहां आया था और इसकी वजहें क्या थी। महामंदी कहते हैं इसको। 1920 से 30 के दशक की जो महामंदी थी, आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी, और लगभग 10 साल तक बनी थी। 1929 के आखिर से शुरू हुई थी और 1939 तक बनी रही, 10 साल तक विभिन्न देशों को चपेट में लिया। और इसमें यूरोप, अमेरिका के विभिन्न देशों में औद्योगिक उत्पादन और कीमतें घट गई, और जब कीमतें घट गई, उत्पादन फिर बंद करना पड़ा, श्रमिकों के रोजगार खत्म हो गए, तो बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी, बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, गरीबी बहुत बढ़ी और लोग बेघर हो गए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा, और वहां उत्पादन लगभग आधे आधे लगभग आधा गिर गया, लगभग 50%, मतलब 47% था वहां पे उसकी गिरावट। जो जीडीपी 30% तक गिर गई, और बेरोजगारी 20% से ज्यादा पहुंच गई। तुलनात्मक रूप से एक और मंदी आई थी अमेरिका में, और दुनिया के बाकी देशों में भी तो ये मंदी थोड़ी सी आई थी 2007 से 9 के बीच में। ये दूसरी बड़ी आर्थिक मंदी थी अमेरिका में, और बाकी दुनिया के देशों को भी इसने प्रभावित किया। क्यों प्रभावित किया, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कहते हैं कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया के देशों को ठंड लग जाती है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अब चाइना उसके पीछे आ रहा है। अगले 1 से 2 दशक के बीच में वो फिर
अमेरिका को पकड़ लेगा उसकी गर्दन, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो अमेरिका में जो दूसरी मंदी आई थी 2007-9 में, अमेरिकी इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी, और इस दौरान जीडीपी में 4.3% की गिरावट आई थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? मैक्रो जो शब्द है वो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय आय, रोजगार और उत्पादन से संबंधित है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरी है उसको एक और नाम से बुलाते हैं, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि ये जो आय का सिद्धांत है, इनकम थियरी है, ये किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का या माइक्रो इकोनॉमिक्स का? याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आय सिद्धांत के रूप में कहा जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन है। इसके फायदे क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन के? उपयुक्त रणनीति विकसित करने और अर्थव्यवस्था में व्याप्त बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए समग्र अर्थ स्तर पर अर्थव्यवस्था के कामकाज को समझने की जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरत पूरा करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो वैज्ञानिक विश्लेषण का इस्तेमाल करता है और अर्थव्यवस्था की वास्तविकता के बारे में बताता है, आर्थिक संकेतों की सही तुलना करता है, विश्लेषण करता है, और इस प्रकार लोगों को सही जानकारियां उपलब्ध कराता है ताकि बेहतर भविष्यवाणी की जा सके अर्थव्यवस्था के बारे में। और अगर कोई आर्थिक संकट आने वाला है तो उस आर्थिक संकट से बचने के लिए सरकार जरूरी नीतियां बना ले, और जरूरी नीतियां बनाकर लोगों को पहले ही उस आर्थिक संकट के प्रति आगाह किया जा सके। आइए कुछ और बेसिक चीजों में बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। एजे ब्राउन इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इकोनॉमी ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक और परिभाषा है जीआर हिक्स की। जीआर हिक्स कहते हैं एक अर्थव्यवस्था उत्पादकों और श्रमिकों का एक सहयोग है जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं जिससे उपभोक्ताओं की जरूरतें संतुष्ट होती हैं। अगर हम अर्थव्यवस्थाओं को बांटना चाहें तो हम कैसे बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? अगर विकास की बात करें तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड का मतलब अल्प विकसित और अनडेवलप्ड का मतलब अविकसित। ये 4 तरीके हैं, विकास के आधार पर 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर गतिविधियों की प्रणाली की बात करें, सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज की बात करें, तो इस हिसाब से 3 अर्थव्यवस्थाएं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। गतिविधियों का जो विस्तार है उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को 2 भाग में बांट सकते हैं। अगर कम गतिविधियां हैं तो छोटी अर्थव्यवस्था है, अगर बड़ी गतिविधियां हैं, ज्यादा स्केल पे चीजें हो रही हैं, तो बड़ी अर्थव्यवस्था है। काम करने की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की जो नेचर ऑफ फंक्शनिंग है उस आधार पर 2 भाग में बांट सकते हैं: स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर अर्थव्यवस्था, और गतिशील का मतलब डायनेमिक अर्थव्यवस्था। ऑपरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन के आधार पर हम क्या बांट सकते हैं? अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है: बंद और खुली अर्थव्यवस्था। फिर प्रगति के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को भी 2 भाग में बांट सकते हैं: जो जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है जैसे जनजातियों की अर्थव्यवस्था, उनको ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहते हैं। और आधुनिक अर्थव्यवस्था आज जो आप देख रहे हैं ना, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, ये सब क्या है? मॉडर्न इकोनॉमी है। आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम 3 भाग में बांट सकते हैं: जहां पर कम आय है उसको निम्न आय, लो इकोनॉमी, मध्यम आय वाली फिर अर्थव्यवस्था, और उसके बाद उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था।